नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, आ चुका हूं मैं यहाँ पर पार्ट 9 लेकर के। जो 30 मिनट 30 क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूँ, सीरीज को पूरी कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे हम लोग सेशंस डालते रहेंगे सो दैट 30 मिनट के अंदर आपको 30 सवाल मिल जाए, ठीक है। और इसी तरीके की सीरीज अगर आप लोगों ने पूरी कंप्लीट कर ली तो आपके पास बहुत सारा बंच होगा क्वेश्चंस का, जिससे आप लोग बढ़िया तैयारी कर सकते हो। और आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहे उनकी नोट्स जरूर बना लेना, बिकॉज वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब भाई साहब, जब भी कभी मैं आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करता हूं तो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी सिखाया हुआ था कि जो आर्क वेल्डिंग होती है इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। जब मैं ग्रेफाइट और टंगस्टन के बारे में बात कर रहा था, याद करो, राइट। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पर जो इसका टेम्परेचर होगा नियर बाई 3000 होना चाहिए। 3200 गैस वेल्डिंग तक में चला जाता है ना। आर्क वेल्डिंग में अगर आप जाते हो तो आर्क वेल्डिंग में इसका टेम्परेचर 3500 तक तो जाता ही जाता है। अगर एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गई जिसमें डबल इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं तो वो तो 4200 4300 तक पहुंच जाता है। लेकिन नियर बाई 3000 से 4000 की रेंज में रहता है। और इसका ऑप्शन मुझे सिर्फ एक ही दिख रहा है 3000 से 4000 की रेंज में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Coming to the next question. Next question is saying that the radius of curvature of a stressed beam and modulus of elasticity. तो गाइस देखो, यहां पर आप लोगों को ओके यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन जो दिख रहा है इसका आंसर आप बहुत इजी तरीके से दे सकते हो। दो तरीके से इसके आंसर आते हैं। सबसे पहले मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मैं ई के बारे में बात करूं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज ई। अगर मैं ई के बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, राइट। ये एक तरीके की देखी जाए तो क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है। और अगर ये प्रॉपर्टी है तो क्या प्रॉपर्टी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो मतलब यहां पर तो ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से, है ना। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। एक तरीके से आप इस तरह आंसर दे सकते हो। दूसरा आंसर दिखाता हूं, दूसरे को भी सीखना गाइस और दूसरे को भी जानने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां पर देखो, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई बाई आर। ये मुझे पता है, जी हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर आपको सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई बाई आर पता है तो क्या मेरे लाल, क्या मैं यहां पर दोनों के रिलेशन लिख सकता हूं? अगर मैं दोनों के रिलेशन लिखूंगा तो सबसे पहले इन दोनों को, मतलब एम अपॉन आई और ई बाई आर को अगर मैं करूं तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई इक्वल्स टू एम आर डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, एम आर डिवाइडेड बाई आई। अब इससे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा कि सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं। बस यहीं पर ही तो मेरे लाल घपला हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होंगे, जब m की वैल्यू और i की वैल्यू कांस्टेंट हो। चलो एक बार के लिए मैं बोल दूं कि आप लोगों का जो i है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो कांस्टेंट है। लेकिन बेंडिंग मोमेंट जो है, जो आप एम के बारे में बात कर रहे हो, जो आप मोमेंट के बारे में बात कर रहे हो, वो कांस्टेंट नहीं है, दैट इज अ वेरिएबल टर्म। तो जो ई है वो सिर्फ आर के ऊपर और एम के ऊपर, मतलब सिर्फ आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो एम के ऊपर भी डिपेंड करेगी। और अगर एम के ऊपर भी डिपेंड करेगी तो भाई यहां पर तुम फिर इस तरीके से रिलेशन बना ही नहीं सकते। भाई कैसे बनाओगे, देखो ना, ई अपॉन आर का है, अगर मैं इन दोनों को लेकर के जाऊंगा तो यहां पर तो भाई साहब ये वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है ना, एम एम तो चेंज हो रहा है। तो ए की वैल्यू क्या सिर्फ आर पे ऊपर डिपेंड होगी? नहीं, ये तब होती जब एम अपॉन आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन यहां पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इनका जो रिलेशन है वो अनप्रिडिक्टेबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा एक दूसरे से। आप इसमें कोई भी आंसर नहीं दे सकते, राइट। तो इसका आंसर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काट दो, बिल्कुल नहीं है। इनवर्सली काट दो, कर्विलिनियरी रिलेटेड है, ये भी नहीं है। हैव अनप्रेडिक्टेड रिलेशनशिप, आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, if the Poisson's ratio is 0.5 and bulk modulus of elasticity of the material is 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर मतलब मेगा पास्कल। तो आप लोगों को रिलेशन पता हुआ है, E इक्वल्स टू क्या होता है, 3k 1 माइनस 2 म्यू, राइट। अब अगर मैं यहां से देखूं और म्यू की वैल्यू यहां पर 0.5 पुट कर दो तो 0.5 इंटू 2 विल गिव यू 1, 1 माइनस 1 0, मतलब यहां से मुझे E की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। अगर E की वैल्यू 0 है तो मुझे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी फॉर्मूला पता है, इक्वल्स टू क्या होता है, 2g 1 प्लस म्यू।
ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 है तो 2 नीचे आएगा तो भी 0 हो जाएगा, और 1 प्लस म्यू भी नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब यहां से मुझे जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 0। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन केस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन द सेक्शन पोलर मोमेंट इज गिवन एज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब मैं पोलर मोमेंट के बारे में बात करता हूं तो पोलर मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है आई एक्स एक्स प्लस ऑफ आई वाई वाई। बेसिकली हम जो ये जे निकालते हैं ना, ये आई जेड जेड की वैल्यू है, ऐसे समझो। जेड एक्सेस में, जब भी जेड एक्सेस में होगा तो पोलर बोलेंगे। अब यहां पे सर्कुलर सेक्शन बोला है तो ये कितना हो जाता है, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। ठीक। अगर वाई सेक्शन से देखा जाए तो ये भी वैल्यू वही आएगी, पाई बाई 64 डी टू दी पावर 4। अब अगर ये दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4। यही आना चाहिए। कहां है ऑप्शन में, पाई बाई 32, ये आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बीम इज। अब देखो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। यहां पर आप लोगों को एक चीज समझनी है, जब हम बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की, तो न्यूट्रल एक्सिस पहले से कभी नहीं बनाई गई थी। साइंटिस्टों ने न्यूट्रल एक्सिस नाम की चीज कभी नहीं बनाई थी ना। साइंटिस्टों ने ये चीज पाई कि जब हम बेंडिंग स्ट्रेस लगा रहे हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस में हम कैसे भी स्ट्रेस लगा दें, एक एक्सिस है जिसमें कोई भी फर्क बेंडिंग का पड़ ही नहीं रहा। मतलब ये तो न्यूट्रल है, हम कैसे भी स्ट्रेस लगाए यहां पर इस एक्सिस में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए इस एक्सिस का नाम रख देते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो जहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस का फर्क ना पड़े उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। अब इन्होंने बोला बेंडिंग स्ट्रेस ऑन द न्यूट्रल एक्सिस, क्या होगा, 0 होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। राइट, आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट प्रिंसिपल प्लेन इज द प्लेन is the one which carries no shear stress, maximum shear stress, no normal stress या maximum resultant ऑफ द स्ट्रेसेस। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना। बेसिकली जब इन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में बात करी तो प्लेन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन बात कर लिया ना। प्लेन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन को हम लोग प्लेन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं। ये एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेसेस पाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है अंडर टॉर्शन ब्रिटल मटेरियल्स जनरली फेल। अब कह रहा है टॉर्शन में जब हम टॉर्क लगाते हैं तो ब्रिटल मटेरियल फेल हो जाता है, क्यों। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि भैया ब्रिटल मटेरियल फेल होगा तो कैसे होगा, अलोंग अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, नहीं ऐसा नहीं होगा। इन द डायरेक्शन ऑफ द मिनिमम टेंशन, ये भी नहीं होगा। अलोंग द सरफेस फॉर्मिंग अ 45 डिग्री एंगल विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यस ये होगा। और नॉट इन एनी स्पेसिफिक मैनर, क्या बात है। तो गाइस यहां पर आप लोगों ने देखा किसका आंसर 45 डिग्री आ रहा है। क्या ये वाली बात क्लियर है सभी को, ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या ये वाली बात क्लियर है। ओके, आप लोगों के दिमाग में आएगा सर जी ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल तो ऐसे ही टूट जाना चाहिए था। तो गाइस ब्रिटल मटेरियल वीक इन टेंशन है ना, लेकिन ब्रिटल मटेरियल स्ट्रॉन्ग इन शियर, शियर पे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जब भी कभी तुम ब्रिटल मटेरियल को तोड़ोगे तो कुछ ऐसा टूटेगा, ऐसा ऐसा टूटता है। ये ब्रिटल मटेरियल का है, कब, जब तुम यहां पर टॉर्क लगा रहे हो, ठीक है। टॉर्शन के टाइम पे ब्रिटल मटेरियल इस तरीके से ब्रेक होगा, क्लियर है। ओके अच्छा, अब आप बोलो अगर नॉर्मल पे, तो नॉर्मल पे अगर तुम ब्रेक करना चाहते हो तो इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आप लोगों को। चौक, चौक होती है ना जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, है ना, उस चौक को कभी इस तरह नॉर्मली गिराना। जब तुम गिराओगे हमेशा देखोगे चौक जब टूटती है नॉर्मल फोर्सेस से तो वो इस तरीके से टूटती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। देख लो ऐसे टूटेगी, लेकिन चौक को पकड़ के कभी ऐसे ट्विस्ट करना, जब तुम ट्विस्ट करोगे देखना हमेशा ऐसे टूटेगी, फैक्ट है, देख लेना ऐसे ही होगा, रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द प्रूफ रेजिलियंस। अब देखो प्रूफ वर्ड जब भी कभी आप लोगों को देखने के लिए मिले, प्रूफ का मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होता है मेरे लाल, प्रूफ का मतलब होता है मैक्सिमम। रेजिलियंस पता है आप लोगों को, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड अप टू इलास्टिक लिमिट हम बोलते हैं, अब पढ़ लेते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस एनर्जी एंड यूनिट वॉल्यूम, काट दो। इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी एंड होल वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। इट इज द रेशियो ऑफ द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं गलत हो जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द प्रूफ रेजिलियंस एंड यूनिट एरिया, ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, इट इज सेइंग दैट shear force at a certain section of a beam is stated to be 0। कह रहा है shear force है किसी एक पॉइंट पे 0 हो रहा है,
चलो ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन विल बी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मेरे दो आंसर बन रहे हैं। हाँ, अरे हाँ भाई हाँ, सच में। अब आप बोलोगे सर जी कैसे, देखो इन्होंने गाइस ये वाली बात नहीं बोली कि ये जो बात बता रहे हैं सर्टेन सेक्शन की शियर फोर्स पे, ये क्या है, ये जो बीम है ये बीम कौन सी है, कौन सी बीम है, कैंटिलीवर बीम है या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम का एक एग्जांपल ले लेता हूं, दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर मैं यहां पर लोड लगाऊंगा तो उसका शियर फोर्स की वैल्यू कैसी बनेगी, ऐसी ऐसी, राइट, ये प्लस ये नेगेटिव। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, शियर फोर्स एट सर्टेन सेक्शन इज जीरो, जीरो किस जगह पे हो रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम, राइट। तो इस केस में तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, हाँ सही है, क्या गलत है बताओ, यही तो देखना था, है ना। चलो एक और केस लेते हैं, केस नंबर 2, मैं कैंटिलीवर बीम ले लेता हूं। कैंटिलीवर बीम पे जब मैं इस जगह पर लोड लगाऊंगा, ऐसे करके, ऐसे, राइट, है ना, कैंटिलीवर बीम पर मैंने यहां पर लोड लगा दिया। अब जब मैं इस जगह पर लोड लगा रहा हूं, समझते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। कैंटिलीवर बीम पर जब मैंने यहां पर लोड लगाया तो यहां पर लोड लगाने पे जो मुझे शियर स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, ऐसे, ये, राइट, यहां से निकला और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भाई ऐसा ही बनेगा, इसका पॉइंट लोड पे लगा रहा हूं। अब तुम अगर यहां पर देखो तो इन्होंने बोला है कि भैया शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को अगर मैं किसी जगह पर जीरो कर दूं, अगर मैं शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को किसी जगह पर जीरो कर देता हूं, और जीरो अगर मैंने यहां पर इसको कर दिया तो जीरो करने पे आपको क्या मिलेगा, कोई भी लोड नहीं है, तो क्या बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिनिमम हो जाएगा। शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो तो बेंडिंग मोमेंट जीरो, ये वाली बात आपको समझ में आ रही है भाई। शेयर फोर्स, अरे यार कैंटिलीवर बीम उठा लो तुम, कैंटिलीवर बीम पे अगर मैं यहां पर कोई भी लोड ना लगाऊं तो क्या शेयर फोर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, मतलब वो जीरो हो चुका है भाई। कोई फोर्स आएगा तभी तो शेयर होगा, तो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा नहीं, शेयर फोर्स जीरो होगा। और अगर शेयर फोर्स जीरो है तो उस जगह पे आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो, ऑब्वियसली। तो अब यहां पर देखा जाए तो मेरा जीरो भी तो सही हो रहा है, ये जो मैक्सिमम सही हो रहा है ये किसके लिए सही हो रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, राइट। और ये जो जीरो हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम किसी एक सेक्शन पे अगर मैं जीरो करना चाहूं तो मेरा हो जाएगा, देखो ना मैं लगा ही नहीं रहा, किसी भी बीम के किसी एक सेक्शन पे अगर मैं जीरो करता हूं तो मुझे नहीं मिलेगी वैल्यू, राइट। चलो अब एक ऑप्शन और देख लेते हैं गाइज। यहां पर जब मैंने लोड लगाया तो ये लोड मैंने इस तरीके से लगाया जहां पर आपको ये जो वैल्यू मिल रही है ये वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, इस जगह पे जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो है। अब क्या करूं मैं, अब तो मैं फंस गया, अब तो मैं फंस गया। अब मैं इस पे से ऑप्शन कौन सा लगाऊं, तो तुम लोग क्या ऑप्शन लगाना चाहोगे, ऑप्शन नंबर बी लगाना चाहोगे सिंपली सपोर्टेड के लिए, जीरो लगाना चाहोगे कैंटिलीवर बीम के लिए, क्या करोगे। अब देखो गाइस जब भी कभी इस तरीके की चीजें आती हैं, है ना, जब भी कभी ऐसी कोई भी चीज आती है तो यहां पर दो चार चीजें हैं जो आप लोगों को सोचनी है ना, मतलब एक दो पॉइंट्स तो आप लोगों ने इस तरह मैथमेटिक्स से भी सोच लिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी भी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मुझे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, हाँ मिल जाना चाहिए भाई। डीएम अपॉन डीएक्स जब हम करते हैं तो हमें शेयर फोर्स मिलता है, शेयर फोर्स को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो भाई शेयर फोर्स को अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं मतलब शेयर फोर्स की एक्स की वैल्यू अगर मैं रख लूं या फिर उसको जीरो रख लूं तो कांस्टेंट टर्म का भी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगी वैल्यू, जीरो आएगी। सोचो, अब फंस गए इस क्वेश्चन में, अब इसमें क्या आंसर दिया जाए। तो जब भी कभी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ एक्चुअली में घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मेरी दो बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है,
कि एग्जामिनेशन में जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन पूछे या फिर कुछ भी इस तरीके से चीजें पूछे, हमेशा याद रख लेना कि एग्जाम में जो बाय डिफॉल्ट आप लोगों से बीम सेलेक्ट करके बोली जा रही है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। वो क्या है मेरे लाल? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, पहली चीज, राइट? ओके। दूसरी चीज, हम जो भी आंसर देंगे वो सिंपली सपोर्टेड बीम के उसमें देंगे। तो अगर आपको जब भी कभी ऐसे कंफ्यूजन आए तो उसमें आपको आंसर कौन सा देना है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी देना है। मैंने आप लोगों को इतने सारे कॉन्सेप्ट्स या फिर इतने डेप्थ में आपको इसीलिए बताया सो दैट दिमाग में कंफ्यूजन आते हैं। जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी होती तो आता है कि भैया क्या करें, तब फिर हमें यहां पर ये वैल्यू लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम, देखो, कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W kgf पर यूनिट लेंथ, ओके, ओवर द होल स्पैन L, ठीक है। द शियर फोर्स एट द सेंटर इज। अब देखो, सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में बात कर रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर तुम कोई भी यूडीएल लगाते हो या कोई भी पॉइंट लोड लगाते हो तो सेंटर पे तुम्हें क्या मिलेगा मेरे लाल? सेंटर पे तुम्हें शियर फोर्स की वैल्यू 0 ही मिलेगी। कैसे? देखो, अब मैंने इस तरीके से लोड लगा दिया, राइट राइट। अब ये जब लोड लगा है और इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो शेयर फोर्स में ये इस तरह आएगा और फिर इस तरीके से ऐसे सीधा जाएगा और यहां पर आ जाएगा, ये बनता है। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, अब मैं शेयर फोर्स डायग्राम मतलब एसएफडी बीएमडी का बिल्कुल डिटेल में सेशन करूंगा, तब आप लोगों को सिखाऊंगा ये कैसे डायग्राम्स बनते हैं, राइट? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन केस ऑफ अ कैंटिलीवर having combination of UDL, UVL and point load at the center, okay, the maximum bending moment and maximum shear force occur at। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। अब इस चीज को देखना तो मैं समझ में आएगा। ये है मेरी कैंटिलीवर बीम, इन्होंने कैंटिलीवर बीम पर इसी जगह पर क्या लगा दिया है? यूडीएल लगा दिया है, इसी जगह पे एक पॉइंट लोड लगा दिया है और इन्होंने सेंटर पे ये बोल दिया है कि मैं एक यूवीएल भी लगाता हूं। ठीक है, ऐसे। तो भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स आपको कहां देखने मिलेगा? तो यार एक बात समझना, जब भी कभी मैं किसी भी तरीके का लोड कैंटिलीवर बीम पे लगाऊंगा तो कैंटिलीवर बीम पे सपोर्ट रिएक्शन कहां पर आएगी? सिर्फ एक जगह पे। और जिस जगह पे सपोर्ट रिएक्शन होगी मैक्सिमम सपोर्ट आपको इसी जगह से देना पड़ेगा। जितने भी लोड लगाओगे सबका सपोर्ट आप इसी जगह से दोगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको इसी जगह पर मिलेगा और शियर फोर्स भी आपको इसी जगह पर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिक्स्ड एंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली। क्योंकि भाई इसी जगह से ही तो सपोर्ट दे रहा हो। अब तुम ये देखो, जैसे मान लो एक डंडा है, इस डंडे में एक इंसान बैठा था तो मुझे थोड़ा सा ताकत लगी, फिर 2 इंसान बैठे तो और ताकत लगी, 3 बैठे तो और ज्यादा ताकत लगेगी। तो मैं सपोर्ट कहां से कर रहा हूं? इसी जगह से तो कर रहा हूं, इस वाले हाथ से तो सपोर्ट देता हुआ जा रहा हूं, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट इन केस ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज। इसमें तो आंखें बंद करके लगाना आंसर। तुम सिंपली सपोर्टेड बीम जब भी कभी लोगे तो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में तुमने एक एंड पॉइंट पे सपोर्ट लगाया हुआ है, तुमने दूसरे एंड पॉइंट पे सपोर्ट लगाया हुआ है। अगर दोनों एंड पॉइंट पे सपोर्ट है तो क्या बीम कभी सपोर्ट से बेंड होगी? नहीं होगी। बीम हमेशा बेंड होगी सपोर्ट के बीच में, और अगर सपोर्ट के बीच में होगी तो जो बेंडिंग मोमेंट आएगा सपोर्ट के बीच में आएगा। कम ज्यादा मैक्सिमम मिनिमम जो भी आएगा सपोर्ट्स के बीच में आएगा। सपोर्ट पे कभी बेंडिंग आएगी नहीं, क्योंकि सपोर्ट पे ही तो तुम्हारी बीम खत्म हो रही है, तो यहां से तो मुड़ेगी नहीं बीम। तो इस जगह पे आप लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है 0। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, देख लो, मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, राइट? अब इस जगह पे अगर मैं यहां पर यूडीएल लगा दूं तो यूडीएल लगाने के केस में भी गाइस आप सभी लोगों को पता है कि क्या देखने मिलेगा कि ये शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ऐसी होगी, है ना? ऐसी होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये पॉइंट लोड की है। कैसी होगी वैल्यू? ऐसी होगी, ऐसी। और जब तुम इसका कर्व बनाओगे तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसा, राइट? कर्व पे आएगा ये। तो भाई एंड पॉइंट देखो ना, एंड पॉइंट पे तो 0 ही है, बाकी हर जगह कैसा भी बने एंड पॉइंट पे आपका 0 आता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू। अभी सिखाया मैंने कि जब भी कभी आप देखते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल्स टू लोड, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू शियर फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर शियर फोर्स होगा। शियर फोर्स एट द सेक्शन, ऑप्शन नंबर ए दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसीडरेबल लेंथ ऑफ द बीम।
कि भाई जो लोड है वो कंसिडरेबल लेंथ पे मतलब बोल रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि द फॉलोइंग ऑफ द लोड डज नॉट एक्ट ऑन द कंसिडरेबल लेंथ, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा लोड है जो पूरी की पूरी लेंथ पे नहीं लगेगा, जो लेंथ आपने कंसीडर करी इसकी पूरी लेंथ पे नहीं लगेगा। तो भैया सिर्फ एक ही लोड होता है, पॉइंट लोड। पॉइंट लोड एक लेंथ पे नहीं लगता, एक पॉइंट पे लगता है। बाकी यूडीएल बोलूं, यूवीएल बोलूं, रेक्टेंगुलर बोलूं, जो भी लोड होगा वो पूरी की पूरी लेंथ में लग सकता है, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वेरिएबली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, पॉइंट लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है दैट बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ। अब देखो गाइस, जब भी कभी आप लोगों से इस तरीके से पूछे कि भैया बेंडिंग मोमेंट बेसिकली होता क्या है, तो मोमेंट आप सभी लोगों को पता है, मोमेंट होता है कि हमने फोर्स लगाया हो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाए, राइट। अब जब भी कभी हम बात करते हैं यहां पर इन्होंने बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट इज द अलजेब्रिक सम, तो भैया फोर्स फोर्स लगेगा और फोर्स के साथ आप लोगों को क्या देखने मिल जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हो सकता है एक ही साइड से तुमने फोर्स लगाया है ना, हो सकता है दूसरे साइड से लगाओ। बेसिकली मोमेंट तब जनरेट होता है जब तुम्हारा कपल की कंडीशन बने, मतलब जब तुम्हारे दो फोर्सेस हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। जैसे तुम यहां पर टॉर्शन में देख रहे हो, उसमें भी मोमेंट आ जाएगा, राइट। तुम इसको भी तोड़ोगे तो भी मोमेंट आ जाएगा। तो गाइस यहां पर मोमेंट क्या होगा, जब गॉड ब्लेस मी, सॉरी, जब क्या होगा आप लोगों का दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, ऑल वर्टिकल फोर्सेस काट दो, ऑल हॉरिजॉन्टल काट दो, फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लांट, ये थोड़ा सही लग रहा है लेकिन प्लांट नहीं है तो काट दो, बचा क्या डी, मोमेंट्स ऑफ द फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द पॉइंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट व्हिच टाइप ऑफ अ सपोर्ट हैज अ रिएक्शन एंड अ बेंडिंग मोमेंट कंपोनेंट्स, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा सपोर्ट है जिसमें आप लोगों को रिएक्शन सपोर्ट भी देखने मिलता है और बेंडिंग मोमेंट कंपोनेंट भी देखने मिलता है। तो हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये हिंज सपोर्ट है। अब हिंज सपोर्ट में क्या होता है, यहां पर हिंज लगा है तो ये मूवमेंट बहुत इजी हो जाता है, तो यहां पर बेंडिंग मोमेंट नहीं आता, तो ये नहीं होगा। रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट में आपको रिएक्शन भी देखने नहीं मिलेगी, मतलब हिंज सपोर्ट में आपको रिएक्शन देखने मिलती है, रोलर में आपको रिएक्शन भी देखने नहीं मिलती। और रोलर सपोर्ट में भी इस तरीके से होता है, तो यहां पर तो दो मूवमेंट बहुत ईजी हो जाते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। तो ना ही यहाँ पर रिएक्शन देखने मिलेगा, ना ही यहाँ पर आपको मोमेंट देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन देखने मिलेगा लेकिन मोमेंट नहीं मिलेगा। इन्होंने रिएक्शन और मोमेंट दोनों पूछ लिया तो ये भी कैंसिल कर दो। फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट में आपको सब देखने मिल जाएगा क्योंकि सब कुछ फिक्स है ना, ये देखो। तो क्या ये मूव कर सकता है, नहीं। क्या मोमेंट कर सकता है, नहीं। मोमेंट निकालना पड़ेगा, रिएक्शन और मोमेंट कंपोनेंट दोनों आते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, अच्छा, इन द रॉड ऑफ द क्रॉस सेक्शन 200 into 300 सेंटीमीटर एंड mm, ओके, कैरिंग अ एक्सियल लोड, एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। आहा, इन्होंने स्ट्रेस पूछ लिया है किलो पास्कल पे, ये चीज याद रखिएगा, बस मैं यही चेक कर रहा था, किलो पास्कल पे पूछा है गाइस। अब यहां पर न्यूटन में तो आंसर दे दिया, किलो पास्कल पे निकालने के लिए मुझे यहां पर ये जो वैल्यू को मीटर में बदलना पड़ेगा। अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2। ये 0.2 होगी, बिल्कुल भी नहीं भैया, ये 0.2 मत लगा देना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। 200 सेंटीमीटर बराबर 2 mm, और मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मीटर में बदलूंगा तो इसको मैं लिखूंगा 0.3। तो यहां से जो मुझे एरिया मिलेगा वो मिलेगा 0.6। अब ये जो 0.6 मिला है ये क्या है, आप लोगों का मीटर स्क्वायर में एरिया है। अब आपको किलो पास्कल में आंसर चाहिए तो 20 डिवाइडेड बाई 0.6, अब ये आएगा किलो पास्कल में। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, फिर 3 आएगा, फिर 0 करोगे मतलब 2 आएगा, फिर 0 करोगे, फिर आएगा 33, फिर करोगे, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, मतलब 3333 आएगा। तो 33.34 जो आंसर है वो मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सडन लोडिंग। देखो गाइस, सडन लोडिंग के बारे में बात करूं या फिर इंपैक्ट लोडिंग के बारे में बात करूं या फिर आप लोगों का शॉक लोडिंग के बारे में बात करूं, ये तीनों एक ही होती हैं। यहां पर सडन लोडिंग, शॉक लोडिंग या जो आप लोगों का इंपैक्ट लोडिंग होती है, इसमें एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट फैक्टर। क्या बोलते हैं,
इम्पैक्ट फैक्टर, जब बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा तो इम्पैक्ट फैक्टर के बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगा कि ये वैल्यू निकालते कैसे हैं। इन जनरल आप समझो कि इन जनरल इसकी वैल्यू 2 के करीबन होती है। तो जब भी कभी आप लोग सडन लोडिंग करते हो ना, तो सडन लोडिंग करते समय आप लोगों का मान लो नॉर्मल लोडिंग से स्ट्रेस आ रहा है कितना, सिग्मा, तो आप लोगों का इंपैक्ट फैक्टर की वजह से जो स्ट्रेस आता है वो कितना आता है, 2 सिग्मा, डबल आ जाता है, राइट। ये वही वाली बात है कि अगर मैं आपको जानबूझ करके बता करके आपके पीठ में स्वाद वाला मुक्का लगा दूं तो आपको उतना दर्द नहीं होगा, लेकिन बिना बताए वही इंटेंसिटी का स्वाद वाला मुक्का लगाऊं तो डबल दर्द होता है, इंपैक्ट फैक्टर की वजह से, है ना। चलो अब ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द सडन लोडिंग इज डबल दैट ऑफ द नॉर्मल लोडिंग। बिल्कुल सही बात है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो पढ़े थे वही लिख दिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो डिपेंड्स ऑन। गाइज ये बहुत ही डिफरेंट सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें अगर देखा जाए पॉइजन रेशियो म्यू, ये क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हर किसी को पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस मुझे ये बताओ ये जो स्ट्रेन है ये किस मटेरियल में आता है, ब्रिटल में नहीं, डक्टाइल में। तो कैसे पता चला डक्टाइल मटेरियल कौन सा होगा, ब्रिटल कौन सा होगा, भाई मटेरियल को चेक करके पता चलेगा। तो पॉइजन रेशियो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल के ऊपर। देख लेते हैं ऑप्शन, कह रहा मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, पहले ही सही हो गया, राइट। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड नहीं ले सकते, तुम डक्टाइल मटेरियल पे कम लोड लगा दो कम स्ट्रेन आएगा, ज्यादा लोड लगा दो ज्यादा आएगा, तुम ब्रिटल मटेरियल पे ज्यादा लोड लगाओ स्ट्रेन कम ही आएगा, है ना। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड एज। भैया इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होता, आर्किमिडीज साहब पूरी जिंदगी यही सब करते हुए चले गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉयंसी। रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर जो लग रहा होता है ना ऊपर की डायरेक्शन में इमर्स बॉडी पे, उसको हम लोग बॉयंसी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इनमें से ये बोलेंगे कि सर सेंटर ऑफ प्रेशर भी तो हो सकता है, रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर के बारे में बात कर रहा है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है मेरे लाल, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पॉइंट इसमें गलत नहीं है। अगर आप लोग इस तरीके से बोलते हो कि सर रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सेंटर ऑफ प्रेशर बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात है, आप बोल सकते हो सेंटर ऑफ प्रेशर जिस जगह पे। लेकिन आप एक चीज थोड़ा सा नोटिस करना कि जब मैं रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं कि ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला जो प्रेशर होगा वो प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में जो लग रहा है वो बॉयंसी ही कहलाएगा। सेंटर ऑफ प्रेशर की कहानी अलग है, जो हम प्रेशर लगाते हैं वो किस जगह पे लगता है, वो लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर पे, दैट इज द रिजल्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर अपवर्ड वर्ड बोल देगा ना, इस वर्ड को पकड़ना अपवर्ड, अगर इन्होंने अपवर्ड वर्ड बोल दिया है तो मतलब ये बॉयंसी की तरफ इशारा कर रहा है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर की तरफ नहीं कर रहा। रिजल्टेंट प्रेशर बस होता, अपवर्ड डायरेक्शन ना बताई होती तो फिर सेंटर ऑफ प्रेशर लगा देते, कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ सबमर्ज्ड बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन। कह रहा है भैया सबमर्ज्ड बॉडी जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर कब आ जाती है। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या होता है, पापा जी की बात कर लेते हैं, है ना। मैंने सिखाया था ना, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बेस्ट फ्रेंड की कहानी, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो भाई बहन की कहानी, जब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो पापा और बेटे की कहानी, है ना। पापा बोल रहे हैं बेटा पैर छुओ, तुम्हारा मन हो ना हो तुम्हें छूना पड़ता है, पापा ने बोला है करना है तो करना, राइट, उसमें फिर कोई थॉट होता ही नहीं। तो यही वाली चीज न्यूट्रल के लिए, तुम फोर्स लगाओगे तो फोर्स लग जाएगा, तुम किसी और डायरेक्शन में भेजोगे किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, तुम किसी नई पोजीशन पे भेजना चाहते हो नई पोजीशन में चला जाएगा, मटेरियल न्यूट्रल है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है स्टेज अनमूवेबल, भैया इमूवेबल होता है अनमूवेबल तो नहीं, ठीक है। तो यहां पर स्टेज इनमूवेबल ये गलत है भैया, पिताजी के साथ कोई समझौता नहीं, है ना। चलो स्टेज इन इट्स इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेज इन इक्विलिब्रियम इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बिल्कुल सही कह रहा है। एग्जीक्यूट्स ऑसिलेशन व्हेन गिवन अ स्मॉल एंगुलर, बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द सबमर्ज्ड बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द सेंटर ऑफ बुओयंसी बी। क्या बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा भैया मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक दिक्कत है। तो देखो गाइस यहां पर एक दो चीजें हैं जो आप लोगों को बता देता हूं।
1 2 3 सबमर्ज्ड बॉडी के बारे में, फ्लोटिंग के बारे में नहीं है। यहां पे लिखना बी, यहां पे लिखना जी, ठीक है, और यहां पे लिखना बी कॉमा जी। ओके, अगर कभी भी सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर कभी भी सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मतलब लिख सकते हो ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और बीजी सेम हो जाए तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं। इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी करूंगा तो अनस्टेबल आएगा, ये आंसर हो नहीं सकता। कोइंसाइडेड विद जी, अगर कोइंसाइड विद जी होगा तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये भी नहीं हो सकता। इज अबव द मेटा सेंटर, मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का सबमर्ज्ड में नहीं आता, फ्लोटिंग में आता है। और यहां पर क्या है, इज अबव जी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन्ड व्हेन इट्स। अब देखो गाइस, ये जो मैंने आप लोगों को अभी ये दिखाया था ना, ये कॉन्सेप्ट, ये क्या था, सबमर्ज्ड का था। किसका था, सबमर्ज्ड का। कॉन्सेप्ट देखना मजा आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइज, मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मैं इसी पर ही सेम डायग्राम बना दूं? एक ये ले लेते हैं, एक ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं। बस मैं क्या करूंगा, ये जहां पे बी लिखा हुआ है वहां पे मैं मेटा सेंटर एम लिख देता हूं, राइट। ये क्या हो गया तुम्हारा एम, यहां पर क्या हो गया जी, और यहां पे जी कॉमा एम, ठीक है। एम से ऊपर जी, जी से ऊपर एम। अब गाइस क्या लिखा है यहां पर, यहां पे मैंने लिखा है बी की जगह मैंने एम कर दिया, बाकी सब सेम है। अगर तुम्हारा एम जी से नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर तुम्हारा एम ऊपर है, जैसे कि यहां पे बी ऊपर था, तो ये क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर जी और एम साथ हो जाए तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये क्या है, केस फ्लोटिंग का है, राइट। अब इन्होंने क्या पूछा, द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन्ड व्हेन, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम जब एम जी से ऊपर हो, ठीक है। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो एंड द सेंटर ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी के कॉन्सेप्ट को तो लेके नहीं आना, हम तो मेटा सेंटर पे आंसर देंगे, क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी पूछी है, सबमर्ज्ड बॉडी नहीं। फिर उसका मेटा सेंटर हाइट इज नेगेटिव, ये तो आंसर ही गलत हो जाएगा। मेटा सेंटर हाइट नेगेटिव तब होगी जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, एम नीचे आ जाए, जी ऊपर हो जाए। मेटा सेंटर हाइट इज पॉजिटिव, ये मुझे सही लग रहा है। मेटा सेंटर हाइट पॉजिटिव कब होगी, जब एम ऊपर हो, जी नीचे हो, राइट। और मेटा सेंट्रिक हाइट इज 0, ये तब होता है जब आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहा है फॉर अनस्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। अब देखो, अनस्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी में क्या होना चाहिए, अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी में जी ऊपर और एम नीचे। देख लो, यही आंसर कहीं ना कहीं दिखा होगा। एम शुड कोइंसाइड विद बी एंड जी, काट दो। एम शुड लाई बिलो जी एंड बी, काट दो। क्यों, क्योंकि बी और जी दोनों से नीचे कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एम शुड लाई above G, above B and G, ये भी काट दो, स्टेबल की कंडीशन हो सकती है। M should lie below G, ये लो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की सबसे अच्छी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये सबसे स्लोवेस्ट प्रोसेस होती है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। That is option number A. A will be the correct answer. The next question on the screen, it is saying that enthalpy is n dash of the system and its unit is. तो भाई enthalpy एक तरीके की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसकी यूनिट क्या होती है? किलो जूल। हाँ ऑब्वियसली। अब यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव इंटेंसिव काट दो, एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव, ए और बी। चलो, एक यूनिट दी है किलो जूल, एक दी है किलो जूल पर केजी। देखो गाइस, ये जो किलो जूल वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किलो जूल पर केजी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि ये फिर आप लोगों की स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई। क्या हो गई मेरे लाल? ये आप लोगों की स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गई। और स्पेसिफिक एंथैल्पी के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो बताना ये एक्सटेंसिव नहीं, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है मेरे लाल। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम में अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो क्या होगा। तो लेटेंट हीट हमें कब देखने मिलती है? सैचुरेशन कर्व में। प्रेशर कैसे बढ़ता है? ऐसे बढ़ता है। लेटेंट हीट ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, राइट। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है, ऐसी ऐसी, ये होती है लेटेंट हीट, ठीक है। ओके, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो क्या लेटेंट हीट घट रही है? बिल्कुल घट रही है।
तो मतलब कि मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा, लेटेंट हीट हमारी घटती जाएगी। तो इन्होंने क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम डिक्रीजेस। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। अब देखो भाई, यूजुअली अगर देखा जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में आप सभी लोग यही बोलोगे कि सर जी फ्लूइड में टेंसाइल स्ट्रेस कहां लगता है, लगता है एक समय पे लगता है ना। और उस प्रॉपर्टी को रोकने के लिए क्या होते हैं, कोहेशन। भाई कोहेशन आएगा तभी तो काम हो पाएगा, कोहेशन पकड़ के रखेगा, दो मॉलिक्यूल को पकड़ के रख रहा है, कोई इधर से खींच रहा है कोई इधर से खींच रहा है, नहीं खींच पाएगा, राइट। तो कोहेशन देख लेते हैं, इसमें आंसर है क्या, कोहेशन। बिल्कुल सही आंसर है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड सरफेस व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज कोहेशन। और कोहेशन की वजह से क्या आता है, आपका सरफेस टेंशन भी आता है। तो इसके आंसर दो बन रहे हैं, एक बन रहा है कोहेशन और एक बन रहा है सरफेस टेंशन। अब इसमें से आंसर क्या लगाओगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, सरफेस टेंशन होना चाहिए, कोहेशन होना चाहिए। बताइए जरा, कुछ चल रहा है दिमाग में, क्या आंसर लगाओगे। देखो अगर तुम लोगों से यहां पर पूछा होता द फिनोमेना ऑफ द फ्लूइड सरफेस व्हिच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट द टेंसाइल स्ट्रेसेस नोन एज, तुम यहां पर लगा सकते थे कोहेशन मतलब सरफेस टेंशन। लेकिन अब यहां पर बोल रहा है कोहेशन के लिए। तो देखो गाइस, अब यहां पर अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं क्या बोलूंगा या फिर मैं कहां पर इसको कनेक्ट करूंगा, तो मेरे हिसाब से या फिर मैं अगर आंसर दूं तो मैं इसका आंसर दूंगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन। मैं कोहेशन के साथ नहीं जाऊंगा। अब आप लोग बहुत बार बोलोगे कि सर आपने ही सिखाया है कि सरफेस टेंशन इज द फिनोमेना, बिल्कुल सही बात है। और जो आपकी कोहेशन है वो एक प्रॉपर्टी है, तो आंसर तो कोहेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कोहेशन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए है। आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कोहेशन है ये बता रहा है कि भैया यहां पर दो मॉलिक्यूल के बीच में आप लोगों को कोहेशन देखने के लिए मिलेगा। सरफेस टेंशन क्या बता रहा है, सरफेस टेंशन बताता है कि भैया पानी की लेयर सीधी क्यों है, ये इसलिए सीधी है क्योंकि दो मॉलिक्यूल तो हैं लेकिन दो मॉलिक्यूल हर जगह कोहेशन दिखा रहे हैं, हर जगह। तो जो आप लोगों की प्रॉपर्टी बेसिकली आप लोगों को सरफेस टेंशन में देखने के लिए मिलेगी, वो आपको क्या देखने मिलेगी, सरफेस टेंशन में देखने मिलेगी। एल्स अगर आप लोग कैपिलैरिटी में जाते हो तो भी आपको कोहेशन देखने मिलेगा। यहां पर सरफेस टेंशन भी है क्या, कोहेशन का ही पार्ट है। बट टेंसाइल स्ट्रेस के लिए अगर आपसे बात कर ले तो स्पेसिफिकली ये बताना चाह रहा है कि मैं सरफेस टेंशन आंसर चाह रहा हूं तुमसे, वरना मैं यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस यूज नहीं करता, राइट। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी देना, बी विल बी द ज्यादा करेक्ट आंसर, ऑल दो क्वेश्चन भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन ऑपरेट्स ऑन। अब देखो गाइस, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड कंप्रेशन इग्निशन इंजन मतलब रेसिंग कार्स जो बनती है वो किस पे डिपेंड होती है। हम सब सोचते हैं कि ऑटो पे होती है, बिल्कुल गलत है, ये डीजल पे होती है, राइट, डीजल पे होती है, ठीक है, डीजल पे। तो इसका आंसर डीजल लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आंसर गलत होगा। हाँ, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये आंसर ज्यादा करेक्ट नहीं है। रीजन बता रहा हूं, इन्होंने हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन बोला है, और हाई स्पीड पे तो कंप्रेशन इंजन पे तो डीजल सही है, लेकिन हाई स्पीड करना है तो हाई स्पीड के लिए फ्यूल भी ज्यादा लगेगा और आपको ज्यादा कंप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। वो आपको किस में मिलता है, वो आपको मिलता है डुअल साइकिल में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि डुअल साइकिल में फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो हमेशा याद रखना डीजल ही यूज होता है। ऑल्दो डुअल साइकिल बनी डीजल की वजह से, लेकिन डुअल साइकिल हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा ऑटो साइकिल का भी कंपोनेंट एक लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड एक्ट्स एट। बहुत बढ़िया। देखो गाइस, रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहा है, साथ में इन्होंने बता दिया है ऑल नॉर्मल प्रेशर्स। नॉर्मल प्रेशर तो भैया प्रेशर तो नॉर्मल ही होता है, तो सही बात है। ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन द लिक्विड मतलब पानी के अंदर डूबी हुई है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा अपवर्ड लगेगा, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें लिखा है थ्रू द सेंटर ऑफ प्रेशर, थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना, नॉर्मल प्रेशर जितने भी हैं जो वर्टिकली अपवर्ड लगेंगे, क्योंकि मस्ट बॉडी के बारे में इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी देना। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराऊंगा सेंटर ऑफ प्रेशर के, वो भी सिखाऊंगा कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्यों दिया है,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो गाइज ये था हमारा 30 क्वेश्चन 30 मिनट में। और गाइज आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ चाहिए, अभी तक आप लोगों को पीडीएफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिली है। फॉर पीडीएफ, ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा शिवम सर मैकेनिकल, यहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी इसकी। ठीक है, शिवम सर मैकेनिकल पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आप लोगों को एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई बिलीव आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो गाइस एक गुलाबी दिल जरूर छोड़ना, सेशन को लाइक करना और सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा लग रहा है सेशन। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बढ़िया बढ़िया तैयारी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, थैंक यू सो मच।